अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ऑट का मतलब होता है एयर, आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, मतलब एयर इन्फेक्शन। एक्सटर्ना का मतलब एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल एयर इन्फेक्शन है। मैलिग्नेंट जो है इधर वो है मिसनोमर, मतलब ये सच में मैलिग्नेंसी नहीं होती, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से इसको मैलिग्नेंट कहते हैं। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स, मतलब कौन से लोग हैं जो कि रिस्क पे होते हैं इस कंडीशन के अकरिंग के। सबसे पहले हैं एल्डर्स, फिर होते हैं लोग जिनमें इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम ना कर रहा हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और थर्ड है और मोस्टली इम्पॉर्टेंट डायबिटिक्स, क्योंकि इनमें भी इम्यूनिटी लो होती है। अब बात यह है कि जो लोग रिस्क फैक्टर्स में हैं, कौन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन सी चीज़ है जो ये बीमारी कर सकती है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन जो है वो है हमारे पास सूडोमोनास एरोगिनोजा। ठीक है, सूडोमोनास एरोगिनोजा। अब थोड़ा सा इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं कि ये इन्फेक्शन जो है ये कैसे अकर हो रहा है, और फिर हम बात करेंगे कि इसको मैलिग्नेंट क्यों कह रहे हैं, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रही है। पैथोफिजियोलॉजी ये है कि कोई भी इंजरी आपके एयर में होती है, फॉर एग्जांपल आप क्यू टिप से अपना कान की वैक्स साफ कर रहे हैं और इंजरी हो जाती है, तो वो इंजरी हील होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो लोग बूढ़े हैं और किसी ना किसी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम है, इम्यून सिस्टम फुल फ्लेज काम नहीं कर रहा। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये जो ट्रॉमा होता है जो कि क्यू टिप से हुआ वो हील नहीं होता, तो सेलुलाइटिस हो जाता है। अब यहाँ पे इन्फेक्शन आ गया, सेलुलाइटिस हो गया। अब पहली लेयर जो स्किन पे होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम होती है। पेरिकॉन्ड्रियम इन्वॉल्व हुआ तो इन्फेक्शन वहाँ हो गया और ये हो गया पेरिकॉन्ड्राइटिस। पेरिकॉन्ड्राइटिस के बाद होता है कॉन्ड्रियम, वहाँ तक पहुँच गया तो ये हो गया कॉन्ड्राइटिस। अब कॉन्ड्रियम से नीचे फिर ये आ जाता है स्कल, बेस जो है स्कल की। अब ये आ गया स्कल पे, क्योंकि ये बोन में आ जाता है और फिर बोन को आहिस्ता आहिस्ता इरोड करता है, इस वजह से इसका दूसरा नाम एक्सटेंसिव स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस भी होता है, या सिर्फ स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस। अच्छा, अब ये बेस ऑफ स्कल पे आ गया है, जैसा कि हमें पता है कि एयर जो होता है वो टेम्पोरल बोन में पड़ा हुआ होता है, तो अब ये टेम्पोरल बोन के आसपास के हिस्से इन्वॉल्व कर सकता है और बेस ऑफ स्कल के भी आसपास के हिस्से इन्वॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये पोस्टीरियरली एक्सटेंड होता है, तो पीछे पोस्टीरियरली मेस्टॉइड रीजन होता है, जहाँ पे अगर आपने मिडल एयर नेट में आपको याद हो, मेस्टॉइड रीजन में मेस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे मेस्टॉइड आइटिस हो सकता है। फिर बात यह है कि ये एंटीरियरली भी एक्सटेंड हो सकता है। अब एयर के इंटीरियर में हमारे पास होता है टेम्पोरा मैंडिबुलर जॉइंट, तो वहाँ को ये इन्फेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये है कि टेम्पोरल बोन के पास से 3 फोरामेन होते हैं हमारे, टेम्पोरल बोन के पास से 3 फोरामेन होते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट नर्व्स पास हो रही होती हैं। ये अगर बोन को इरोड करते करते इन फोरामेन तक पहुंच जाए तो ये इन नर्व्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये हो गई थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, कि पेशेंट जो आपके पास आया तो वो किन फीचर्स के साथ आएगा। सबसे पहले सिम्टम्स, कि पेशेंट क्या प्रेजेंट करने आया आपके पास। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होगा, एयर एक होगी उसको, जिसको हम ओटेल्जिया कहते हैं, पर ये इतनी सिवियर होगी कि पेशेंट बहुत ही बेचैन होगा। बहुत सिवियर दर्द होता है क्योंकि बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, बोन इरोड हो रही होती है, तो ये बहुत ही सिवियर होगा। इसको हम एक्सक्रूशिएटिंग भी कह सकते हैं, मतलब पेशेंट बिल्कुल ही बेचैन होगा। दूसरा सिम्टम जो कि आपको देखना है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्पेसिफिक तरह का डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज क्यों होगा? क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, बट डिस्चार्ज में स्पेसिफिक क्या होगा कि बहुत ही फाउल स्मेलिंग होगा, यानी गंदी बदबू होगी, और ब्लड स्ट्रेन भी होगा, क्योंकि बोन इरोड हो रही है, ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे ये आप थोड़ा समझ लें कि ये फाउल स्मेलिंग क्यों है। देखिए, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज 2 वजूहात होती हैं मोस्टली, या तो एनेरोबिक इन्फेक्शन होता है, और या क्या होता है कि जब बोन इरोड हो रही होती है या बोन का नेक्रोसिस हो रहा होता है तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसके नेक्रोसिस या इरोजन होने से
मरकप्तान्स बन रहे होते हैं। मरकप्तान्स केमिकल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो ये बदबू मरकप्तान्स की वजह से हो रही होती है। अब ये तो हो गए सिम्टम्स जो कि पेशेंट आपके पास कंप्लेन में आएगा। अब है साइंस कि आप एग्जामिनेशन में क्या पेशेंट में ढूंढेंगे। तो जब आप ऑटोस्कोप इंसर्ट करेंगे तो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है उसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में रेड ग्रैनुलेशन टिश्यू। अच्छा, ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या होता है पहले ये समझ लें। बॉडी में आपके कहीं भी जब इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सेल्स आते हैं, पहले न्यूट्रोफिल्स आते हैं, फिर मैक्रोफेजेस आते हैं, तो वो ना उस एरिया को सील ऑफ कर देते हैं ताकि नॉर्मल एरिया से वो सील ऑफ हो जाए। तो ये जो सील हो जाता है नॉर्मल एरिया से, इसी सील के अंदर न्यूट्रोफिल भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं, डेड सेल्स भी होते हैं, पस भी होते हैं, और इस इंटायर कलेक्शन को ग्रैनुलेशन टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि रेड ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये आपका डिफरेंशियल हो सकता है इंपॉर्टेंट, कॉज पेल ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलता है कोई डिजीजेज में। अच्छा, आप किस डिजीज में पेल ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलता है? एक याद रखें जो कि है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में आपको पेल ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलेगा और ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसके अलावा क्या मिलेगा, क्योंकि बोन इन्वॉल्व हो रही है, जैसा कि आपने पढ़ा स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस, तो आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में डेड बोन मिल सकती है, वाइट डेड बोन, जिसको हम सीक्वेस्ट्रम कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। आपके पास पेशेंट आया, आपने हिस्ट्री कर ली, उसकी एग्जामिनेशन कर ली, आपको ये फाइंडिंग्स मिल गई। अब आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे? सबसे पहले डिस्चार्ज का कल्चर और सेंसिटिविटी करवाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि क्या इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है और हम फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, फ़ौरन उससे रिलेटेड उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। नंबर 2, हम बायोप्सी करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की, तो उसमें हमें ये ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलेगा, जो रेड ग्रैनुलेशन टिश्यू हमने अभी डिस्कस किया, और इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस भी कह सकते हैं कि आपको कान में नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस मिलेगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? हम सीटी कर सकते हैं टेम्पोरल बोन का, ताकि हमें पता चल जाए कि जो इन्फेक्शन फैला हुआ है उसका एक्सटेंट क्या है, वो कहाँ तक फैला हुआ है। और अब जो 2 इन्वेस्टिगेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूरी हैं क्योंकि ये पूछी भी जाती हैं। एक इन्वेस्टिगेशन है गैलियम 67 स्कैन और एक है टेक्नीडियम 99। अब याद ये रखना है कि जो टेक्नीडियम 99 है इससे हम सिर्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं और ये एक ही बार हो सकता है और ये अंदर रह जाता है जिस्म के, तो ये सिर्फ डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। ये स्कैन इंपॉर्टेंट है गैलियम 67 स्कैन, क्योंकि इससे हम पता करते हैं कि डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन क्या है। बेसिकली इससे हम डिज़ीज़ को मॉनिटर करते हैं। ये जो होता है कॉन्ट्रास्ट, ये ल्यूकोसाइट्स अपटेक करते हैं, तो इससे हम मॉनिटर कर सकते हैं डिज़ीज़ को कि डिज़ीज़ का कितनी फैल चुकी है या क्या स्टेटस है, कम हो रही है या बढ़ रही है। अच्छा, फिर है ट्रीटमेंट। आप ट्रीट कैसे करोगे इसको? सबसे पहली बात तो यह, जैसा कि मैंने आपको रिस्क फैक्टर में बताया कि डायबिटीज़ बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका, तो सबसे पहले तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करोगे। उसका जो भी डायबिटीज़ है आप कंट्रोल करोगे, उसकी रैंडम ब्लड शुगर करा के आप चेक करें और उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल करें। और फिर है कि क्योंकि सूडोमोनल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं आईवी, और स्ट्रॉन्ग डोज देते हैं और लंबे अरसे तक देते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाए। सूडोमोनास के लिए यूजुअली हम फ्लोरोक्विनोलोन यूज़ करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं, और अगर ये काम नहीं कर रही या रेजिस्टेंट है तो फिर हम पैरासिलिन, जो कि पेनिसिलिन की सबसे ताकतवर जनरेशन है, वो यूज़ करते हैं, पर ये एक्सपेंसिव होती है इसलिए हम मोस्टली सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही यूज़ करते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसकी मैं कॉम्प्लिकेशंस बताना भूल गया। मैंने जैसे आपको बताया टेम्पोरल बोन के पास से, मतलब उसके पास से 3 फोरामेन गुजर रहे होते हैं। एक फोरामेन उसमें से होता है स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन। इस फोरामेन से हमारी फेशियल नर्व पास होती है, तो फेशियल नर्व को ये अफेक्ट कर सकता है, और फेशियल नर्व अगर हमारी अफेक्ट हो जाए तो हमारे पास फेशियल पाल्सी आ सकती है और या बेल्स पाल्सी आ सकती है। तो एक कॉम्प्लिकेशन इसकी ये हो सकती है। दूसरी बात यह है कि टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, वहाँ से हमारी क्रेनियल नर्व 5 और 6 पास हो रही होती है।
तो अगर ये इसको अफेक्ट कर दे क्रेनियल नर्व 5 और 6 को, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंड्रोम होता है जिसको हम गार्डी-नीगोस सिंड्रोम कहते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है कि क्रेनियल नर्व 5 की वजह से हमें इप्सीलैटरल ऑर्बिटल पेन होता है, मतलब आई के पास एक साइड पे दर्द होगा। क्रेनियल नर्व 6 जाने की वजह से डायप्लोपिया होता है, डबल विजन हो जाती है, और साथ अगर डिस्चार्ज भी हो रहा हो, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, तो वो फिर पूरा सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये हमारे जगुलर फोरामेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है बेस ऑफ स्कल से जाके। अच्छा, अब जगुलर फोरामेन की ये बात है कि यहाँ से हमारी आखिरी 4 क्रेनियल नर्व जा रही होती हैं, 9, 10, 11 और 12। एक आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर ये क्रेनियल नर्व 10 को इन्वॉल्व कर देता है तो हमारे पास जो गैग रिफ्लेक्स है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि क्रेनियल नर्व 10 काम नहीं कर रही। अब अगर गैग रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है तो जो पेशेंट होता है हमारा वो निमोनिया से मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये एस्पिरेट नहीं कर पाता, पार्टिकल्स अंदर जाते रहते हैं और सिवियर निमोनिया हो जाता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी कि अगर ये बोन इरोड करके फोरामेन तक पहुंच के नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है।